Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 5 Registration Act 1908. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover object application and definition under the Act, establishment of authorities, their powers and duties, register books, registrable documents, compulsory optional content of document, time of presentation and place of presentation, procedure of registration and deposits of will, inspection and copy of book and indexes registration, effect of registration and non-registration, refusal to register, grounds for refusal. So इसमें हम नियर अबाउट सारे ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कवर करने वाले हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन कि ये एक्ट क्यों आया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट. कि पहले जो भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजंस थे अलग अलग एक्ट में, अलग अलग स्टैट्यूट में, वो सब कंबाइन करके सिस्टमैटिकली एक कॉमन एक्ट बनाना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था. पहले क्या होता था, इंडिया का जो कल्चर था, एथिक्स था, उसमें रजिस्ट्रेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था. बट ग्रेजुअली स्पेशली इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी, जहाँ कोई दूसरा इंसान तुम्हारी प्रॉपर्टी पे फोर्स्ड डॉक्यूमेंट दे के या इंटरेस्ट बता के प्रॉपर्टी क्लेम ना कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट पिक्चर में आया. प्रोविंशियल laws were passed from time to time for the establishment of offices of registration. The act extends to whole of India. Act का preamble बोलता है कि this act is an act to consolidate that enactments relating to the registration of documents. कि registration of documents related जो भी enactment है वो सबको कंसोलिडेट करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर दैट डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे हम. एडिशन मीन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंसी एंड द प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक एंड टाइटल ऑफ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड एंड इन द केस ऑफ एन इंडियन इज फादर्स नेम, या जहाँ पे उसको उसकी मदर का सन माना जाता है उसकी मदर का नाम. बुक मतलब एनी पोर्शन ऑफ बुक या कोई भी नंबर ऑफ शीट्स जिसको तुम बुक बोलोगे या किसी बुक का पोर्शन मानोगे, दैट इज बुक. डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट which is formed under the act. District court includes the high court in its ordinary original civil jurisdiction. Endorsement and endorsed include and apply to an entry in writing by a registering officer on a right or covering slip to any document tendered for registration under this act. Immovable property, it includes land, building, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries, फिशरीज, या कोई भी बेनिफिट जो हमको लैंड से मिलता है एंड विच इज़ अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ. या तो डायरेक्टली अर्थ से अटैच्ड है या एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली फिक्स्ड ऑन अर्थ. मतलब डायरेक्टली अर्थ से अटैच मतलब कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, या कोई मशीनरी जिसको परमानेंटली फिक्स किया गया है टू द बिल्डिंग और टू द लैंड. But not standing timber, growing crop, nor grass. But it does not include what? Standing timber, growing crop, nor grass. मतलब ये चीज़ें हम movable के definition में include करेंगे. Movable property includes standing timber, growing crops, grass, fruit upon and juice in trees, and every other property except for immovable property. फिर lease का definition दिया है. Lease includes a counterpart, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई एंड एन अग्रीमेंट टू लीज. लीज मतलब क्या होता है, किसी इंसान की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको, ये लेसॉर है जिसकी प्रॉपर्टी किसी लेसी ने ली है, दैट इज़ लीज ऑन पेमेंट ऑफ सम रेंट. माइनॉर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेजर और हु हैज़ नॉट अटेंड मेजॉरिटी अंडर दिस एक्ट. रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स द गार्डियन ऑफ माइनॉर एंड द कमिटी और अदर लीगल कस्टडियन ऑफ अ लूनाटिक और इडियट. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़, रजिस्टर. तो पहले तो अथॉरिटीज़ में एक तो इंस्पेक्टर जनरल होता है और फिर इंस्पेक्टर होता है. सेक्शन 3 डील्स विद इंस्पेक्टर जनरल, सेक्शन 8 डील्स विद इंस्पेक्टर. सेक्शन 3 बोलता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, वो किसी ऑफिसर को एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट कर सकता है जिस टेरिटरी की वो स्टेट गवर्नमेंट है.
और जो भी इंस्पेक्टर जनरल रहेगा वो साइमल्टेनियसली कोई और ऑफिस भी हेल्ड कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऐसे इंसान को, वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट, जो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है, टू बी elected or to be appointed as a public officer, to be registrar of several districts and to sub registrar of the several sub districts formed as aforesaid। फिर इंस्पेक्टर जनरल के नीचे आते हैं इंस्पेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट ही इनको भी अपॉइंट करती है, ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है जिनको हम इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, एंड स्टेट गवर्नमेंट ही उनकी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब करती है। जो भी इंस्पेक्टर होते हैं दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द इंस्पेक्टर जनरल, मतलब उनके नीचे उनको सबऑर्डिनेट करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेस, स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफिसेस अंडर द एक्ट। तो हर जगह यहाँ हमने स्टेट गवर्नमेंट का पावर देखा है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, अब इंस्पेक्टर जनरल हो रजिस्ट्रेशन का या इंस्पेक्टर हो, उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। ड्यूटी टू एंडोर्स, जब भी कोई भी तुम डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन का, उस पे डेट, किस दिन वो डॉक्यूमेंट एंडोर्स हुआ है, टाइम, आवर एंड प्लेस शुड बी मेंशन्ड, शुड बी एंडोर्स्ड। ड्यूटी टू गिव रिसीट, अलॉन्ग विथ द रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट एक रिसीट भी रजिस्टरिंग ऑफिसर देता है, विच शैल बी प्रेजेंट टू द पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मतलब जो पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको जो रिसीट दी जाएगी वो रिसीट कौन देता है, ऑफिसर देता है। ड्यूटी टू कॉपी द डॉक्यूमेंट, जब भी कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसी डॉक्यूमेंट का वो कॉपी खुद के पास भी किसी अप्रोप्रिएट बुक में मेंटेन करता है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द एडमिशन विदाउट डिले। ड्यूटी टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, हर रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बुक को ऑथेंटिकेट करे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, अगर कोई इंसान है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है एंड ही इज़ अ लिटरेट पर्सन तो उसका सिग्नेचर भी लेना है, थंब इम्प्रेशन भी लेना है एज वेल एज, और अगर वो इलिटरेट है तो फिर हम उसका सिर्फ थंब इम्प्रेशन लेंगे। डिफेक्ट इन प्रोसीजर, अ डिफेक्ट इन प्रोसीजर प्रेजेंटेड इज ओनली अ डिफेक्ट इन प्रोसीजर क्यूरेबल, मतलब जो चीज़ क्योरेबल है जिसको सुधारा जा सकता है उसी को हम डिफेक्ट मानेंगे। रजिस्टर मेंटेन अंडर द एक्ट, सेक्शन 16 बात करता है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को बुक्स प्रोवाइड करेगी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। बुक्स ऑफ प्रोवाइडेड कंटेन्स द फॉर्म्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें फॉर्म्स रहेंगे, बाय द इंस्पेक्टर जनरल विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द पेजेस ऑफ बुक शैल बी कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड इन प्रिंट, और बुक के पेजेस कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड रहेंगे, एंड पेजेस इन each book shall be certified on the title page by the issuing officer, जो issuing officer है वो टाइटल पेज पे उसको सर्टिफाई करेगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रार विद अ फायर प्रूफ बॉक्स, एक फायर प्रूफ बॉक्स भी स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करेगा जिसमें प्रोविजंस रहेंगे, एंड शैल इन ईच डिस्ट्रिक्ट मेक सुटेबल प्रोविजंस फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि तुम उसमें अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो दैट विल बी केप्ट सेफली, क्योंकि वो फायर प्रूफ बॉक्स है। सेक्शन 16 है कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्क्स एक्सेट्रा। द बुक्स प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16, मतलब जो बुक्स हमको स्टेट गवर्नमेंट से मिली है वो इंस्पेक्टर का काम है कि वो कंप्यूटर फ्लॉपीज़ या डिस्केट्स में भी रखेगा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, विच इज़ टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन एंड विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्पेक्टर जनरल विद द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब इस एक्ट में कही गई किसी भी बातों को साइड में रखते हुए, a copy or extract from the book kept under section 16 given by registering officer under his hand and seal shall be deemed to be a copy given under section 57 for the purpose। जो भी यहाँ कॉपी देते हैं हम अंडर दी हैंड एंड सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, उसको हम 57 सेक्शन का भी कॉपी मानेंगे। रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। पहले तो डॉक्यूमेंट्स 3 कैटेगरी में आते। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स।
इन ऑर्डर फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी वैलिड, जहाँ ट्रांजैक्शन को वैलिड मानना है तो वैलिड मानने का प्राइम कंडीशन ये है कि इट शुड बी अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली, इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. What it provides is that when there is a written instrument evidencing a transaction, it must in certain case be registered. सेकेंड कैटेगरी ये है कि विदाउट राइटिंग भी ट्रांजैक्शन हो सकते, पार्टीशंस, रिलीजेस, सेटलमेंट. बट इफ़ द ट्रांजैक्शन इज एविडेंस्ड बाय राइटिंग एंड रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अगर तुमने उसको राइटिंग में किया है एंड इट इज़ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के स्टेप्स लग जाते. इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सेक्शन 17 subsection 1 of said act require registration of such document subject to exception given in subsection 2. अगर तुम किसी if an authority is to adopt a son and it is in writing other than will, तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है as per section 17 subsection 3. और एक थर्ड कैटेगरी है, इट इज़ ओपन टू द पार्टीज, मतलब इट इज़ ऑप्शनल, तुम्हारे ऊपर है कि तुम अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवाओ, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी. एंड ये चीज़ें सेक्शन नंबर 18 में दी है. सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल. मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरीली हमको रजिस्टर करने पड़ते हैं. नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट जा रही है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रजिस्टर करना पड़ता है. अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच पर्पट्स और ऑपरेट्स टू, अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या करते हैं, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट. कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, लिमिट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो उसके जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम कंपलसरीली रजिस्टर्ड करेंगे. वेदर वेस्टेड और कॉन्टिजेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड्स, मतलब यहाँ एक लिमिट है कि 100 रुपीज़ या उसके ऊपर के अमाउंट के है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटेंशन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट. लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर. इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज भी हम रजिस्टर करेंगे. और एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट. Non-testamentary instrument transferring or assigning any decree or order, transferring or assigning what? Any decree or order of a court or any award where such decree or order or award purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent. Same thing again, of value 100 or upwards, or it is a immovable property. Limitation for registration of a document under section 23 subject to certain exceptions. यहाँ execution time दिया है. Any document other than will, मतलब सारे document other than will have to be presented for registration within 4 months from the date of execution. मतलब जब भी तुम्हारा transaction execution हुआ है, execution of transaction, उस डेट से 4 महीने के अंदर तुमको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ता है. इट इज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन. अब एग्जीक्यूशन मतलब क्या? साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट. जो ट्रांजैक्शन में तुम एंटर किए थे, जो भी अग्रीमेंट है, जब उसका साइनिंग होता है, दैट इज़ द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. 17 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ कंपलसरी. हमने इसमें 5 अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट्स देखे जहाँ पे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. Subsection 2 provides exceptions to section 17 clause B and C. मतलब ये दो, this is B, this is C. And subsection 3 talks about कि अगर किसी को adopt किया है and it is other than will, तो फिर that is to be compulsory registered. Registration Act strikes only at documents and not at transaction, क्योंकि documents का ही registration होता है. All that is enacts is that when a document is employed to effectuate any of the transactions specified in 17 of the Registration Act, such document must be registered. Section number 18, पहले हमने देखा documents which are to be registered compulsorily. अब section number 18 बात करता है ऐसे documents के जिनका registration optional है. Any of the following documents may be registered under this act. May be optional.
ए इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट एंड विल, क्योंकि हमने क्या देखा, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या विल इज टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली. तो इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट एंड विल विच परपर्ट्स और ऑपरेट्स टू क्रिएट, मतलब गिफ्ट और विल छोड़ के अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, कोई राइट टाइटल या इंटरेस्ट या तो क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, असाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है या एक्सटिंग्विश कर रहा है, भले ही वेस्टेड हो या कॉन्टिजेंट हो, ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब यहाँ वैल्यू क्या है, 100 से नीचे की वैल्यू है, तो दैट इज ऑप्शनल. Instrument acknowledging the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest. तीसरा है लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के ऊपर तो हमने कंपलसरी देखा है, तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर है तो ऑप्शनल है. एंड लीजेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17. एग्जेम्पशन हमने कहाँ देखा था, 17 सब सेक्शन 2 में. सी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड पर्पट्स और ऑपरेट्स टू डिक्लेयर, क्रिएट, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कॉन्टिजेंट ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ और इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेम थिंग अगेन, कोर्ट का ऑर्डर है ऑफ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़. पॉइंट नंबर डी, इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल अगेन विच पर्पट्स टू डिक्लेयर, क्रिएट, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश राइट, टाइटल, इंटरेस्ट टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. विल्स एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17, कि 17 में जहाँ कंपल्सरी रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम ऑप्शनल मानेंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज. Contents of document. Section number 19. Documents in language not understood by registering officer. अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो तुम रजिस्टरिंग ऑफिसर को सबमिट कर रहे हो जो उसको नहीं समझ रहा या वो ऐसी लैंग्वेज में है जो कॉमनली डिस्ट्रिक्ट में यूज़ नहीं होती, तो ही शैल रेफ्यूज़ टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट. वो क्या करेगा, रेफ्यूज़ कर देगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करूँगा. अनलेस, एक एक्सेप्शन है, अगर तुमने उसके साथ एक ट्रांसलेशन दिया जो कि कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है डिस्ट्रिक्ट की, उस लैंग्वेज में अगर तुमने कोई ट्रांसलेशन दिया तो एंड ऑल्सो बाय अ ट्रू कॉपी, और उसका एक ट्रू कॉपी भी दिया, तो इन दैट केस ही में रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज ही शैल रेफ्यूज टू डू सो. सेक्शन 20. डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरलाइनेशन, ब्लैंक्स, इरेजर्स और अल्ट्रेशन. अब अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ तो बाद में लीगल टर्म्स ऐड किए गए हैं, दैट इज़ इंटरलाइनेशंस, या तो कुछ ब्लैंक है, कुछ इरेज किया है या कुछ अल्ट्रेशन किया है, तो उस टाइप में क्या होगा, रजिस्टर ऑफिसर उसको खुद के डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है टू एक्सेप्ट इट फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब वो मना कर सकता है उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करने से, अनलेस जिसने भी ये चेंजेस किए हैं अगर वो खुद साइन देता है, अटेस्टेशन देता है विथ हिज सिग्नेचर और इनिशियल्स, तो फिर उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर करेगा. इफ़ द रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर्स एनी सच डॉक्यूमेंट, अगर वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहा है, ही शैल एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द सेम, जब भी वो रजिस्टर कर रहा है वो एक नोट मेंटेन करेगा रजिस्टर में कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसे कुछ चेंजेस थे, मतलब कुछ ऐड किया था या कुछ नहीं था, कुछ इरेज किया था या कुछ अल्ट्रेशन किए थे, तो ही विल मेक अ नोट ऑफ दैट इन द रजिस्टर. Section number 21. Description of property and maps or plans. No non-testamentary document relating to immovable property shall be accepted for registration unless it contains a description of such property. क्या बोला है, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो कोई डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं देता है या सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है. Houses in town shall be described as situated on the north or other side of the street or road. मतलब हाउसेस को कैसे डिस्क्राइब करना है कि वो किस साइड पे है, बाय डायरेक्शन नॉर्थ, विच शुड बी स्पेसिफाइड, जो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन योर डॉक्यूमेंट कि कहाँ पे तुम्हारा हाउस सिचुएटेड है, टू विच दे फ्रंट एंड बाय देयर
existing and former occupancy and by their numbers if the houses in such street or road are numbered. अगर नंबरिंग दी है हाउसेस को तो बाय नंबर यू विल हैव टू मेंशन कि वो उसका सिचुएशन कहाँ है, मतलब उसका एड्रेस क्या है, वो सिचुएटेड कहाँ है. बाकी के हाउसेस को उनके नाम से डिस्क्राइब किया जा सकता है, इफ़ एनी, एज बिंग द टेरिटोरियल डिवीजन इन विच दे आर सिचुएटेड and by their superficial contents, the roads and other properties onto which they abut and their existing occupancies, and also whenever it is practicable by reference to a government map or survey. No non-testamentary document containing a map or plan of any property compromised therein shall be accepted for registration unless, कोई भी डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे unless it is accompanied by a true copy of the map or plan. मतलब अगर किसी ने मैप या प्लान के साथ डॉक्यूमेंट दिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है अनलेस ट्रू कॉपी उस मैप का नहीं मिलता है. और इन द केस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, तो बाय सच नंबर ऑफ ट्रू कॉपीज ऑफ द मैप और प्लान एज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि जितने तुमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट्स दिए उतने तुमको ट्रू कॉपीज देने पड़ेंगे उतने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के. सेक्शन 22, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वेज. जहाँ गवर्नमेंट के मैप्स यूज़ हो रहे हैं, अगर प्रैक्टिकेबल है स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कि हाउस को या जो भी हाउसेस है इन द टाउन या जो भी लैंड है उसको तुम गवर्नमेंट के मैप या सर्वे से डिस्क्राइब कर सकते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्ट के द रूल बाय रूल इन द एक्ट इट में रिक्वायर सच हाउसेस एंड लैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 21 बी सो डिस्क्राइब्ड. मतलब यूजिंग गवर्नमेंट मैप्स और सर्विस. अगर इजीली अवेलेबल है गवर्नमेंट मैप्स या सर्विस तो तुम वो यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हो. अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, फेलियर टू कंप्लाई विथ द प्रोविजन ऑफ 21 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3. दैट इज दिस 21 सबसेक्शन 2 और 3, एक तो नॉर्थ या तो यूजिंग गवर्नमेंट मैप और सर्वे. It shall not disentitle a document to be registered if the description to which it relates is sufficient to identify the property. मतलब other than these two things, एक तो direction that is north या तो government survey, अगर तुम ये दो तरीके से नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हो and you're using the third way to describe the position and that is sufficient to identify the property, तो फिर ऑफिसर उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता and he will have to register the same. Time of presentation and place of representation. Time of presentation and place of registration. Time for presenting document. Subject to provisions contained in 24, 25, 26 जो हम नीचे देखेंगे. We are on section number 23 now. क्या बोला है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 4 महीने के अंदर तुमको प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके उसका रजिस्ट्रेशन करना है विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. Subject to the provisions contained in 24, 25, 26. मतलब this is the last resort. सबसे पहले हम 24, 25, 26 देखेंगे. Document executed by several people at different times. अगर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोगों ने different times पे document को execute किया है तो वो document registration के लिए या re-registration के लिए within 4 months लाना पड़ेगा from the date of each execution. मतलब जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तब उस डेट से हम 4 months पकड़ेंगे एंड उस डॉक्यूमेंट को उतनी बार रजिस्ट्रेशन के लिए लाना पड़ेगा. प्रोविजन वेयर डिले इन रजिस्ट्रेशन इज अनअवॉइडेबल. अगर कोई अर्जेंट नेसेसिटी है या कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है एंड उसके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड दैट इज़ 4 months, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर डिले है इन केस वेयर द डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड 4 months. 4 months मतलब पहले 4 months तो हो गए, 4 months का टाइम था, उसके बाद डिले अगर 4 months के अंदर है, मिड डायरेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन पे करके तुम रजिस्ट्रेशन करोगे, नॉट एक्सीडिंग 10 times द अमाउंट ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस. मतलब फाइन अप टू 10 times हो सकती है, इट कैनॉट एक्सीड 10 times ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस बट अप टू 10 times हो सकती है एंड सच डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन. Any application for such direction may be lodged with the sub-registrar who shall forward it to the registrar to whom he is subordinate.
डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट है विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तुमने एग्जीक्यूट किया और अभी तक तुमने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट नहीं किया टिल द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, इफ़ इज सेटिस्फाइड कि इंस्ट्रूमेंट वॉज सो एग्जीक्यूटेड एंड दैट इट हैज़ बिन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया, इंडिया में अराइव होने के बाद तुमने 4 महीने में रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो ऑन पेमेंट ऑफ प्रॉपर फीस वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 27 बिल्स में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, विल का कोई टाइम नहीं होता है, उसको तुम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन उसका करवा सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28 प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड सेव एज इन दिस पार्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 17 दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सबसेक्शन 1 क्लॉज A B C D E, मतलब जो यहाँ पे जो अग्रीमेंट्स है जहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, अग्रीमेंट ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सबसेक्शन 2 मतलब एक्सेप्शन है, इन सो फार ऑफ सच डॉक्यूमेंट अफेक्ट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 क्लॉज A B C C C, दिस इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। दे शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ अ सब रजिस्ट्रार, प्लेस की बात चालू है अभी, प्लेस कहाँ तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार विद इन whose sub-district the whole or some portion of the property to which the document relate is situated, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है, जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ के सब रजिस्ट्रार के पास जाके तुमको डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है। 29 प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, एवरी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 28, सबसेक्शन सेक्शन 28 कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 एंड 18 दैट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ये छोड़ के अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर किसी कोर्ट का ऑर्डर डिक्री या उसका कॉपी एज टू बी प्रेजेंटेड, इट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आइदर इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, या तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगा जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, या तो फिर और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर कोई और सब रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एट विच ऑल द पर्सन एक्सिक्यूटिंग एंड क्लेमिंग अंडर द गवर्नमेंट डिजायर द सेम टू बी रजिस्टर्ड। A copy of a decree or order may be presented for registration in the office of sub-registrar in whose sub-district the original decree or order was made, or where the decree or order does not affect immovable property, in the office of any other sub-registrar under the state government at which all the person claiming under the decree or order desires the copy to be registered. Procedure of registration, procedure on admission and denial of execution respectively. Point number 1, if all the person executing the document appear personally before registering officer, अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर, तो पहला सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर पर्सन खुद जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है अगर वो खुद पर्सनली रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने आ रहा है एंड दैट पर्सन इज पर्सनली नोन टू द ऑफिसर, और इफ़ ही अदरवाइज ही सेटिस्फाइड कि पर्सन खुद से आया है, एंड इफ़ दे ऑल एडमिट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये ए हो गया। अभी दूसरा क्या है, इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपियरिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव, अगर थ्रू रिप्रेजेंटेटिव या साइन या एजेंट के साथ कोई पर्सन आया है एंड दैट एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव एडमिट्स द एग्जीक्यूशन, और if a person executing the document is dead and his representative or assignee appears before the registering officer, तो ये तीनों सिचुएशन में रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, he shall register the document as directed in section 58 to 61 इंक्लूसिव। पहली कंडीशन क्या थी, अगर पर्सन खुद जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, अगर वो खुद प्रेजेंट है
रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको पर्सनली जानता है या उसको लगता है ही सेटिस्फाइड कि वो पर्सन खुद है, तो वो एंड दैट सेम पर्सन हैज़ कम डाउन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव असाइनी या एजेंट आया है, या जो पर्सन एग्जीक्यूट करना चाहता था उसकी डेथ हो गई है, एंड इन दैट केस इफ हिज रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी अपीयर्स बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड एडमिट्स द एग्जीक्यूशन, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर में इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पर्सन अपियरिंग बिफोर हिम आर द पर्सन दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू बी, मतलब जो वो इंसान बोल रहा है वो पर्सन वही है, ये पता करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, और फॉर एनी अदर पर्सन कंटेम्पलेटेड बाय दिस एक्ट एग्जामाइन एनी वन प्रेजेंट इन हिज ऑफिस। Subsection 3, if any person by whom the document purports to be executed denies its execution, अगर कोई पर्सन उसका एग्जीक्यूशन डिनाई करता है, या अगर पर्सन रजिस्टरिंग ऑफिसर को माइनर या इडियट या लुनाटिक लगता है, अनसाउंड माइंड, या जो पर्सन डॉक्यूमेंट लेके आया है ही इज़ डेड एंड इज रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी shall refuse to register the document as to person so denying appearing or dead. Registration and deposit of will. Section 41, registration of wills and authorities to adopt. Specifically will related sections है ये. A will or an authority to adopt, जहाँ will है या authority to adopt है, यह हमने section number 70 subsection 3 में देखा था कि इसका registration compulsory होता है. If it is presented for registration by the testator or donor, testator मतलब क्या, ऐसा person जिसने वो will बनाई है, person who has made a will may be registered in the same manner, तो हम दोनों को सेम तरीके से रजिस्टर करेंगे. A will or authority to adopt represented for registration by any other person, जहाँ कोई और पर्सन प्रेजेंट कर रहा है विल को या एडॉप्शन अथॉरिटी के सामने, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड. अगर रजिस्टर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि जो विल है या जो अथॉरिटी है वो किसने एग्जीक्यूट की थी, टेस्टेटर या डोनर ने, एंड नाउ ही इज डेड एंड द पर्सन प्रेजेंटिंग द विल और अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द सेम. और अब जो पर्सन उसको प्रेजेंट कर रहा है ही हैज़ द अथॉरिटी टू डू सो, मतलब वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसका असाइनी हो सकता है, या ऐसा ही कोई पर्सन. डिपॉजिट ऑफ विल. एनी टेस्टेटर में आइदर पर्सनली और ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अ एजेंट डिपॉजिट विथ एनी रजिस्ट्रार दिस विल इन अ सील्ड कवर सुपरस्क्रिप्ट विद द नेम ऑफ द टेस्टेटर एंड दैट ऑफ हिज एजेंट एंड विद द स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट. Procedure on deposit of wills. If the registrar is satisfied that the person representing the same for deposit is the testator or his agent, shall transcribe in his register book the supersubscription aforesaid and shall note in the book and on the said cover the year, month, date and hour. या हमने क्या देखा था, ड्यूटी टू एंडोर्स, उस पे डेट, आर या मंथ सब मेंशन रहेगा. नेम ऑफ द पर्सन हु मे टेस्टिफाई टू द आइडेंटिटी ऑफ द टेस्टेटर और हिज एजेंट एंड एनी एलिजिबल इंस्क्रिप्शन विच हैव बीन ऑन द which may be on the seal of the cover. Register shall then place and retain the sealed cover in his fireproof box. Fireproof box कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से, to safeguard the registration. Documents. Effect and non-effect of registration. Section 47. Time from which registered documents operate. कब से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑपरेट करता है, फ्रॉम द टाइम, मतलब कब से हम मानेंगे कि दैट इज इनटू एग्जीक्यूशन, फ्रॉम द टाइम which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made and not from the time of its registration. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लगता, अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता या रिक्वायर्ड नहीं होता, तो कब से तुम उस अग्रीमेंट को एज रजिस्टर्ड मानते या उसको तुम कंसीडर करते, उस डेट से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव माना जाएगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अग्रीमेंट. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल अग्रीमेंट्स.
ऑल नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, भले इमूवेबल हो इमूवेबल हो, shall take effect against any order, agreement or declaration relating to such property unless where the agreement or declaration has been accompanied or followed by delivery of possession and constitutes a valid transfer under any law for the time being in force. Section number 49, effect of non-registration of document required to be registered. अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था, कंपलसरी था, एंड यू हैवंट रजिस्टर्ड देम, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी comprised therein or confer any power to adopt or be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power unless it has been registered. अगर तुमने किसी डॉक्यूमेंट को जिसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था नहीं किया, तो तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे या एडॉप्शन पे या बाकी कोई भी प्रॉपर्टी पे ऐसा कोई राइट या पावर नहीं मिलेगा जब तक तुम उसको रजिस्टर नहीं कर लेते हो. यू विल नॉट एन्जॉय एनी राइट. सर्टन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन A, B, C, D ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. And clauses A, B of section 18 optional registration. If duly registered, अगर तुमने उसका registration कर लिया है, take effect as regard the property comprised therein against every unregistered document relating to the same property. मतलब they will enjoy the power, right, and not being a decree or order whether such unregistered document be of the same nature as the registered document or not. Nothing applies to leases exempted under the proviso to subsection 1 of section 17 or to any document mentioned in subsection 2. कोई भी चीज़ एग्जाम्पशन में नहीं लगेंगी क्योंकि ऑलरेडी दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो उनको ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. और टू एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच हैड नॉट प्रायोरिटी अंडर द लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. Refusal to register, grounds for refusal. Section 71, reasons for refusal to register to be recorded. Every sub-registrar refusing to register a document, except on the ground that the property to which it relates is not situate within his sub-district, shall make an order of refusal and record his reasons for such order in his book and endorse the words registration refused on the document and on application made by any person executing or claiming under the document shall without payment and unnecessary delay give him a copy of the reasons so recorded. सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन इज सब डिस्ट्रिक्ट. मतलब अगर प्रॉपर्टी उसके डिस्ट्रिक्ट के बाहर है तो फिर तो वो रिफ्यूज़ करेगा ही. अगर ये छोड़ के किसी और रीज़न के लिए इफ़ ही हैज़ रिफ्यूज़ टू रजिस्टर, मतलब अगर तुम्हारे रीजन के बाहर है तो फिर तो सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर नहीं कर सकता, देन दैट इज़ ओके. अगर ये रीज़न छोड़ के किसी और रीज़न के लिए उसने रिफ्यूज़ किया रजिस्ट्रेशन को, तो वो रीजन्स रिकॉर्ड करेगा फॉर सच ऑर्डर इन हिज बुक एंड एंडोर्स द वर्ड रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड. अपनी बुक में वो ये सब रिकॉर्ड करेगा, एंड वहाँ लिखेगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड उस डॉक्यूमेंट पे. And on application made by such person executing or claiming under the document without payment and unnecessary delay give him a copy of the reasons so recorded. और फिर वो साथ में उसी पर्सन को रीजंस देगा इन राइटिंग कि क्यों उनका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ हुआ था. नो रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अ डॉक्यूमेंट सो एंडोर्स्ड. कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा वो अनलेस एंड अनटिल द डॉक्यूमेंट इज डायरेक्टेड टू बी रजिस्टर्ड. अगर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन बोला गया है तो ही विल डू, अदरवाइज ही विल नॉट एक्सेप्ट. सेक्शन 72, अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन. अब सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया तो तुम जाके अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार को. अगर रेफ्यूज़ल क्यों दिया हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड तो फिर उस केस में तो तुम अपील कर ही नहीं सकते हो. अदरवाइज अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार. किसको कर सकते हो अपील? टू द रजिस्ट्रार टू होम सच सब रजिस्ट्रार इज
सबऑर्डिनेटेड, मतलब जिसके अथॉरिटी में वो सब रजिस्ट्रार आता है। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर तुमको करना है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल। जिस दिन सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया उसके 30 दिन के अंदर तुमको अपील करना है रजिस्ट्रार को। इफ़ द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड, अगर रजिस्ट्रार का ऑर्डर बोलता है कि डॉक्यूमेंट इज़ टू बी रजिस्टर्ड और फिर डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रेजेंट किए हैं तुमने, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 30 दिन के अंदर आफ्टर मेकिंग सच ऑर्डर। जिस दिन रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सब रजिस्ट्रार को वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। किसका? कि रजिस्ट्रार का। कि रजिस्ट्रार ने बोला है रजिस्ट्रेशन करना है तो सब रजिस्ट्रार विल हैव टू फॉलो द रूल एंड 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 58, 59, 60। एनी सच रजिस्ट्रेशन शैल take effect as if the document has been registered when it was first duly presented for representation। और वो ऐसा माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट को ऐसे रजिस्ट्रेशन किया गया था जैसे वो पहली बार सब रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट हुआ था। सेक्शन नंबर 73, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार वेयर सब रजिस्ट्रार refuses to register on ground of denial execution। जहाँ सब रजिस्ट्रार ने रेफ्यूज़ किया रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनाइल एग्जीक्यूशन, की वो एग्जीक्यूशन डिनाई करता है। दैट एनी पर्सन बाय whom it purports to be executed by the person whose representative or assignee denies its execution। बाद में एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी और एजेंट क्या कर सकता है? 30 दिन के फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल मेक एन अपील टू द रजिस्ट्रार in which such a sub-registrar is subordinated। फिर registration, an application for registration shall be in writing and shall be accompanied by a copy of reasons recorded under section 71 कि क्यों उसने refuse किया था, and the statement in the application shall be verified। statement जो भी रहेंगे उस application में वो verify किए जाएंगे by the applicant in a manner required by law for the verification of claims। section 74, procedure of registration on such application। In such case and also where such denial as aforesaid is made before a registrar in respect of a document presented for registration to him, registrar क्या करेगा? In respect of any appeal or any document presented in front of him for registration, registrar क्या करेगा? As soon as conveniently he may inquire। वो क्या inquiry करेगा? कि document execute हुआ था क्या? Whether the document has been executed, whether the requirement of law have been compliant, कि जो law का requirement था वो comply किया था क्या? either part, applicant के और person representing the document for registration as the case may be, as to entitle the document to registration। section number 75, order by registrar to register and procedure thereon। अगर registrar को लग रहा है कि document execute हुआ था by the applicant या the person required to एंड सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किए गए थे, तो वो ऑर्डर करेगा कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रेजेंट हुआ था फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद 30 दिन के अंदर तुमने फिर से सब रजिस्ट्रार को सबमिट किया, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है दैट इज सब रजिस्ट्रार, ही विल ओबे द ऑर्डर्स ऑफ रजिस्ट्रार एंड अकॉर्डिंगली वो उसको क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा। सच रजिस्ट्रेशन शैल टेक इफेक्ट एज इफ द डॉक्यूमेंट, अब वो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या रहेगा? जैसे कि ओरिजिनली उसको रजिस्टर किया गया था वैसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ही उसको माना जाएगा। द रजिस्ट्रेशन में फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी, अगर कोई इंक्वायरी है, समन है या एनफोर्सिंग ऑफ द अटेंडेंस ऑफ विटनेस है या कंप्लाइंग देम टू गिव एविडेंस as if he were a civil court, and he may also direct by whom the whole or any part of the cost of any such inquiry shall be paid, and any such cost shall be recoverable as if they had been awarded in a suit under the code of civil procedure। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? अगर इंक्वायरी, समन या अटेंडेंस एनफोर्स करना है किसी विटनेस से या अगर कोई एविडेंस मंगाना है, तो इस सब चीज़ों में जो भी कॉस्ट लगा है वो रिकवर कर सकता है लाइक अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 76, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज़ किया, एवरी रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, अब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट
except on the ground that property to which it relates is not situated within his district, or that the document ought to be registered in the office of sub-registrar, or to direct the registration of a document under section 72 or section 75, shall make an order for refusal. रजिस्ट्रार भी refusal का order दे सकता है, and record the reasons for such order in book number 2, and on application made by any person executing or claiming under the document shall not without unnecessary delay give him the copy for reasons. मतलब अगर रजिस्ट्रार ने भी उसको रिफ्यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा, एंड दैट रीजंस विल बी गिवन टू द पर्सन, मतलब एप्लीकेंट या जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा था, पर्सन एग्जीक्यूटिंग द रजिस्ट्रेशन. रीजंस इन राइटिंग उसको सबमिट करने हैं. नो अपील लाइज, अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया तो फिर उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं है अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 72. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा. ऑब्जेक्ट कवर किया था कि सारे एक्ट को कंसोलिडेट करना है, एप्लीकेशन टू द होल ऑफ इंडिया. हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे, मूवेबल, इमूवेबल, एडिशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर, उनके पावर्स, ड्यूटीज, रजिस्टर बुक, कंपलसरी डॉक्यूमेंट सेक्शन 17, ऑप्शनल सेक्शन 18, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर विल का देखा था, रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट, कॉपीज का इंस्पेक्शन देखा था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, टाइम में 4 मंथ्स का टाइम देखा था, अगर रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फाइन लग सकती है अप टू 10 टाइम्स. आफ्टर दैट रेफ्यूजल टू रजिस्टर, ग्राउंड्स फॉर रेफ्यूजल, अगर सब रजिस्ट्रार ने रेफ्यूज़ किया तो यू कैन अपील टू रजिस्ट्रार, बट अगर रजिस्ट्रार ने भी रेफ्यूज़ किया तो देन यू कैन नॉट अपील टू एनी वन. So I hope you're clear with the topic. Thank you.